सो लेट्स से आज इकोनॉमिक्स का एक और बेहतरीन क्लास आपको दिया जा रहा है। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के हमारे 2 से 3 4 क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यहाँ तक हमने आरबीआई को बारे में समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं आरबीआई के कार्य, या कि आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है। इस लेक्चर से तुम किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो, इवन तुम यूपीएससी एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। जहाँ तक हमारा पिछला लेक्चर हुआ था आरबीआई के कार्य, अब उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। तो पहला है नोटों का निर्गमन, यानी कि निर्गमन का मतलब क्या होता है कि छापना। जो हमारे देश में नोट चलते हैं वह कौन छापता है? वह छापने का काम करता है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और छापना ही नहीं, आखिर आरबीआई ही डिसाइड करता है कि आई नोट कितना होगा, यानी कि उसकी मात्रा कितना होगा मार्केट में। ठीक है। और कब वह नोट को छापेगा और कब उसे चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब है कि देखो, अगर यहाँ पर 10 रुपये का नोट है, ठीक है, तो एक टाइम के बाद यह नोट क्या होता है, फट जाता है। लेकिन इसका नंबर जो सेम रहता है, अब इसी सेम नंबर पर आरबीआई नया नोट को छापता है। ठीक है, वही हो गया नोटों का चेंज करना। दूसरा होता है सरकार के बैंकर के रूप में। सरकार के बैंकर के रूप में, इसका मतलब है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश के, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? वह आरबीआई काम करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना था यूपीएससी में, क्या आरबीआई सिर्फ सेंट्रल बैंक के लिए काम करता है? तो नहीं, वह स्टेट बैंक जितने भी होते हैं उनके लिए भी काम करता है। सीधा सीधी आप समझो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर काम किया जाता है आरबीआई जो है उन बैंक के लिए। ठीक है। अब सरकार के बैंकर ग्रुप में अगर काम कर रहा है तो बैंक में हम क्या करते हैं? बैंक में हम जाते हैं तो कुछ जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। या तो फिर डिपॉजिट करेंगे या तो फिर वहाँ से अपना पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो दो ही चीज़ होता है बैंक में। तो वही सरकार भी यहाँ पर आके अपना डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास, या फिर अपना पैसा निकालता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये सरकार के लिए बैंक की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो वह आरबीआई कराता है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ से एक फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है बैंकों का बैंक के रूप में। देखो, बैंकों का बैंक के रूप में से मतलब है कि मान लो यहाँ पर एक बैंक है ए और यहाँ पर एक बैंक है बी। ठीक है, ये दोनों जो है अपना पैसा जो जितना भी इसके पास जमा हुआ है, निवास निवास जितने भी जमा निवेश के बाद जितने भी पैसे इसके पास बचे हैं, उन सभी पैसों को ये कहाँ पर जमा करेंगे? आखिर ये भी बैंक कहीं पर तो जमा करेंगे ना, वो होता है आरबीआई। उसे कौन स्वीकार करता है? आरबीआई करता है। तो बैंकों का भी बैंक कौन हो गया? आरबीआई हो गया। गवर्नमेंट का भी बैंक कौन हो गया? आरबीआई हो गया। ठीक है, यानी कि आरबीआई, देखो आरबीआई एक ऐसी सुपीरियर बैंक है जो हमारे पूरे देश के बैंक को कंट्रोल करता है। ठीक है, पूरे देश के बैंकों को कंट्रोल करता है, उन पर अपना प्रतिनिधित्व जमाता है। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यह हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यानी केंद्रीय बैंक है। ठीक है। अगला है विदेशी विनिमय का नियंत्रण। ये देखो, विदेशी विनिमय का नियंत्रण मतलब कि देखो फॉरेन एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर क्या है? जो डॉलर मुद्रा है, वो डॉलर करेंसी है, वो तो फॉरेन करेंसी है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी लगाने के लिए आई है, तो उसके पास तो डॉलर है, वो डॉलर को इन्वेस्ट इंडिया में करना चाहता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या डॉलर स्वीकार्य है? तो बिल्कुल नहीं। इंडिया में क्या है? रुपया स्वीकार्य है। हमारे देश में ऐसा नहीं कि डॉलर नहीं लेगा, लेगा, लेकिन ज़्यादातर काम क्या होगा? रुपये से होगा। तो रुपया स्वीकार है, क्योंकि रुपया हमारा क्या है? लीगल टेंडर है। तो ये जो निवेश कर रहा है एक व्यक्ति, विदेशी नागरिक समझ सकते हैं, विदेशी कंपनी समझ सकते हैं, जो भारत में निवेश करना चाहता है, इसके पास डॉलर या कोई अन्य करेंसी है, तो यहाँ इंडिया में इसे सीधे डॉलर या अन्य करेंसी को इन्वेस्ट कैसे करेगा? तो वह क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, आरबीआई के पास। वो बोलेगा कि आप लो डॉलर और मुझे दे दो रुपया। क्यों? क्योंकि रुपया को हम यहाँ कहाँ भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो रुपया आरबीआई फिर से दे देगा, डॉलर अपने पास रख लेगा। तो डॉलर आगे यहाँ पर किसके पास? इंडिया के पास। और इंडिया के पास अगर डॉलर ज़्यादा होगा तो इसे कहते हैं विदेशी विनिमय भंडार। ठीक है।
यही होता है फॉरेन एक्सचेंज। अब मान लो कोई रुपया है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। और 10,000 रुपये हैं, आपको जाना है मान लो अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो आप रुपया को लेकर तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि वहाँ पर डॉलर का यूज होता है। तो आपको वही करेंसी चाहिए जो वहाँ पर यूज होता है। तो आपको रुपये को क्या करेंगे, डॉलर में चेंज करेंगे। तो आप किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। बैंक क्या करेगा, और डॉलर में चेंज करेगा कौन, आरबीआई के थ्रू से। तो इन विदेशी विनिमय को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है आरबीआई, ठीक है। सीधा फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है, वो आरबीआई कंट्रोल करता है। ये देखो, ये वाला लाइन आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति। अब यहाँ से अपना देखो मौद्रिक नीति चालू हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मौद्रिक नीति क्या होता है कि आप शब्दों को तोड़ो। मौद्रिक नीति, मौद्रिक मतलब क्या हो गया, मुद्रा, और नीति मतलब क्या हो गया, कुछ वैसा उसके बारे में क्या, कुछ नीतियाँ बनाया जा रहा हो, कुछ नीति बनाया जा रहा हो मुद्रा के बारे में, ठीक है। तो वही होता है हमारा मौद्रिक नीति। कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा की कितनी मात्रा बाजार में रहे, यही नीति क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति। इसको अगर हम सही ढंग से देखें तो वह नीति जो मुद्रा के संदर्भ में बनाया जाता है वह कहलाता है हमारा मौद्रिक नीति। मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कि मुद्रा जो करेंसी है हमारा, उसका कितना मात्रा का, कितना प्रतिशत वो बाज़ार में रहे, मार्केट में रहे, और कितना मात्रा ना रहे, ठीक है। कम रहे या ज़्यादा रहे। अगर ज़्यादा, आप समझो ना, अगर आप सभी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वह महंगाई को बढ़ाता है। आप बोलोगे ये कैसे, तो आप समझो, देखो मैं अभी यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, इसके पास भी 10,000 रुपया है। बी कोई व्यक्ति है, इसके पास 15,000 रुपया है। सी कोई व्यक्ति है, इसके पास 18,000 रुपया है। इन तीनों के पास पैसा है, और यहाँ पर कोई वस्तु है। तो इन सभी के पास पैसा है, जबकि इस वस्तु जो है इसका दाम ना 5,000 रुपया है। मूल रूप से 5,000 रुपया इसका लागत हुआ, सब लगा के 5,000 रुपया में अगर उत्पादक जो है, जो इसे बनाया है, अगर वो बेचता है तो अच्छा खासा लाभ कमाता है, ठीक है। 5,000 रुपये इसका दाम। ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है। अब ए व्यक्ति गया दुकान के पास, ये बोला मुझे ये वस्तु चाहिए, तो ये वस्तु तो 5,000 में से मिल जाएगा। लेकिन सेम टाइम बी भी इसके पास गया, और बी बोल रहा है कि मुझे भी यही वस्तु चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उत्पादक होगा, जो दुकानदार होगा, डी मान लो, तो दुकानदार को हम डी मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा कि बढ़ा के दाम बोलेगा, 5,000 की जगह बोलेगा 8,000, जो देगा हम उसे देंगे। तो ये 8,000 देने के लिए तैयार है, ये कहाँ 5,000 दे रहा था। अब लेकिन इस फिर से सी कोई व्यक्ति आता है, इसके पास 18,000 रुपया है, ये बोलेगा मैं 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो अब खुद देखो ना, यहाँ पे दाम बढ़ गया ना, इसका 5,000 से सीधा 10,000 हो गया, डबल हो गया, यानी कि महंगा हो गया है। तो व्यक्तियों के पास ज़्यादा पैसा होना भी है महंगाई को कॉज करता है, महंगाई को बनाता है, और जिसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन हमें बोलते हैं उसको। अगर ज़्यादा पैसा हो गया मार्केट में सभी लोगों के पास, तो वह बहुत ज़्यादा महंगाई को कॉज करेंगे। पैसा उतना ही हो जितना कि उत्पाद जो बढ़ गए उसे भी लाभ मिले, और उपभोग बढ़ गए उसे भी ज़्यादा दबाव ना मिले, तो उतना ही महंगाई ठीक लगता है, उतना ही ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, मौद्रिक नीति से पूरा विस्तार से हम समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है मौद्रिक नीति, तो मुद्रा के प्रवाह को रेगुलेट करने वाली नीति, कि कितना करेंसी मार्केट में घूमना चाहिए, कितना पैसा रहना चाहिए, इन सभी को रेगुलेट करने वाली जो नीति होती है वह हमारा मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति कहलाती है, ठीक है। देखो, पैसा अगर कम ब्याज दर पर मिलेगा, मान लो कि आरबीआई है यहाँ पर, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास गया बैंक, ये बैंक मान लेते हैं हम सी, इसके पास कोई बैंक गया, अगर आरबीआई इसे कम रेट पर पैसा दे रहा है, ले लो आप पैसा ले लो, बहुत ज़्यादा पैसा ले लो, पैसा अगर ज़्यादा लिया, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है, फिर बैंक क्या करेंगे, अन्य लोगों को ऋण देंगे, अन्य लोगों को लोन देंगे। अब अन्य लोगों के पास लोन आ गया, मतलब आम नागरिक हम जिसे बोल सकते हैं, उसके पास अगर पैसा आ गया तो वह क्या करेंगे, डिमांड करेंगे,
मतलब मांग अपना बढ़ाएंगे, मांग बढ़ाएंगे तो उसको उत्पादन करने के लिए फिर से क्या हो जाएगा, फिर से पैसा लगाया जाएगा। तो इस तरह से अगर पैसा ज़्यादा है हमारे मार्केट में तो पैसे की क्या होगी, तरलता होगी। या तरलता तो एक नया वर्ड है, ऐसे बताता हूँ। जैसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है, लिक्विडिटी, तरलता। यहाँ आप तरलता के संदर्भ में आपको इस तरह से समझो, जिस तरह से पानी तरल रूप से में होता है जो कहीं भी बह जाता है, तो वही पैसा के संदर्भ में इकोनॉमिक्स में देखा जाता है, तरलता, लिक्विडिटी। अगर पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, आम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि पैसे की तरलता हो गई, तरलता का मात्रा बढ़ चुका है, यानी कि पैसे बिल्कुल पानी की तरफ बह रहा है, ठीक है। आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, ठीक है, तो देखो वो एग्जांपल आगे शूट करेगा, ठीक। देखो पर अभी यहाँ ये समझो कि पैसा क्या, कि तरलता ज़्यादा हो गई है तो मांग भी ज़्यादा करेंगे ना। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा मांग करोगे, ज़्यादा डिमांड करोगे। आपके पास अगर पैसा है तो आप बाइक की डिमांड करोगे, कार की डिमांड करोगे, अलग अलग फैसिलिटीज़ की डिमांड करोगे, ठीक है। अगर सभी लोग फैसिलिटीज़ बाइक कार की डिमांड करते हैं तो उत्पादन जो कर रहा है उसका वो क्या करता है, कीमत बढ़ा देता है। भाई सब लोग मांग कर रहे हैं तो ज़्यादा लाभ कमाएंगे हम लोग, तो क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है। अगर कीमत बढ़ गया तो क्या आ गया, महंगाई आ गया। महंगाई को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो महंगाई में क्या होता है, जो पैसा होता है ना, रुपया हमारा, उसका क्रय शक्ति कम हो जाता है। क्रय शक्ति कम होने से तात्पर्य है कि वो खरीदने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और जो वस्तु है उसकी कीमत बढ़ जाती है। मान लो 10 रुपये में, रुक जाओ वैसे, हाँ अब ठीक है। मान लो 16 रुपया में आप पहले कुछ वस्तुएं खरीद लेते थे, 8 वस्तु खरीदते थे, ठीक है। अब 16 रुपये में अब क्या होगा, महंगाई बढ़ गया तो अब सिर्फ 4 ही वस्तु खरीद पाए हैं। तो क्या हो गया, इसकी क्रय शक्ति क्षमता तो कम हो गया ना, कम चीज़ों को खरीद पाए पैसा के हिसाब से। तो वही होता है, पैसे के हिसाब से अगर कम कीमत, कम क्या बोल रहा था, हाँ, पैसे के हिसाब से अगर कम जो भी होता है क्रय शक्ति क्षमता, तो वह मुद्रास्फीति को बताता है। और मुद्रास्फीति को महंगाई कहते हैं, यह ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि महंगाई और मुद्रास्फीति क्या है, दोनों एक ही टर्म है। जैसे इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अगर लोन सस्ता होते हैं बैंकों से, अगर लोन बहुत ही सस्ता ब्याज दर पे मिल रहा है, मान लीजिए आप बैंक के पास जाते हो, बैंक बोले ठीक है आप लोन ले लो, लोन के लिए गए हैं तो बोलता है लोन ले लो, बहुत ही सस्ता ब्याज दर, मान लो कि आपको बस 1% की ब्याज दर पर बोले कि लोन ले लो, तो आप लोन जब आपको मिल गया सस्ते दाम पर, अगर आपके पास पैसा आ गया, ये इंसान का नेचर होता है। देखो सिर्फ आप सब्जेक्ट से न मत पढ़ो, आप अपने सोसाइटी में देखो क्या हो रहा है, आप हर चीज़ को इंटरलिंक करके देखो, बहुत बेहतरीन से आपको हर चीज़ समझ आ जाएगा। अगर लोन सस्ता है तो पैसा लोगों के पास आ रहा है, आप खुद अपने आप पर अप्लाई करो कि अगर आपके पास पैसा रहता है तो आप क्या करते हो, डिमांड ज़्यादा करते हो, मांग ज़्यादा करते हो। अगर मांग ज़्यादा सभी लोग करने लगे हैं ऐसे में से, क्योंकि सभी के पास पैसा है, तो क्या कारण बन गया, महंगाई। महंगाई को यह कारण बन गया। अब यही महंगाई को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, यह करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक काम करता है। यह महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, महंगाई भी ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, मैं इसे आगे डिस्कस करूँगा अच्छे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल महंगाई नहीं होनी चाहिए। महंगाई जो है थोड़े लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हमारे देश की महंगाई आपको पता है कितना है, वह है 2 ± 2 यानी कि इतना % अगर महंगाई है हमारे मार्केट में तो ये बहुत बेहतरीन है। बताऊंगा क्यों महंगाई ज़रूरी है और क्यों बेहतरीन है, आगे मैं डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, उद्योगपति जो है, कोई बिजनेसमैन है, ये 10,000 लोगों को क्या रोजगार देते हैं। अब ये क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा हो रही है महंगाई में, ठीक है, तो ये नई कंपनी को बनाना चाहते हैं। चूँकि ऋण क्या हुआ, सस्ता में मिल गया, तो लोन तो सस्ता में मिल रहा है बैंकों से, लोन से पैसा लिया और बिजनेसमैन था, नया कंपनी खड़ा कर दिया। अब क्या कर रहा है, उत्पादन ज़्यादा कर रहा है क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो अब इस कंपनी में जो काम करते थे, जो भी
लोग काम करते थे उसका क्या होगा, इनकम बढ़ने लगा, क्योंकि नया कंपनी खुला है, नया काम मिल रहा है, तो उसका इनकम तो बढ़ेगा, सैलरी तो मिलेगी। ठीक है। आरबीआई क्या कहती है, अब यहाँ पर अगर महंगी कर दे अपनी ऋण को, मतलब बैंक ब्याज दर पर ज़्यादा कर दे, तो ऋण नहीं मिलेगा, कंपनी नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ से समझो आप लोग ये सब। आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है क्या चीज़ को, मॉनेटरी पॉलिसी को, और इसमें महंगाई और मंदी दोनों का क्या है, एक माध्यम रास्ता अपनाता है। महंगाई उतना ही मिले जितना कि आर्थिक समृद्धि बना रहे। आप खुद सोचो कि अगर मंदी का कंडीशन आ गया हमारे देश में तो क्या होगा। मंदी सबसे घातक होता है। मंदी में क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो खरीदता ही नहीं है कोई चीज़ को। मान लो आप एक बिजनेसमैन है, ये नया प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट, मान लो आप ये कार बनाया, ठीक है, कार बनाया। अब जब कार खरीदेगा ही नहीं कोई व्यक्ति, लोगों के पास पैसा की तरलता ही कम हो गई है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या ये कार कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। अब जब वो ये कार ही नहीं बिक रहा है, तो ये बिजनेसमैन जो है ये क्या नया कार बनाएगा, नहीं बनाएगा। नया कंपनी डालेगा, नहीं डालेगा। इसका क्या उत्पादन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसके पास भी पैसा नहीं है, इसके पास भी पैसा नहीं है। तो अब खुद सोचो ना, मंदी बहुत ही ज़्यादा घातक है। लोगों के पास अगर पैसा कम हो गए तो भले ही महंगाई को कम हो गया, लेकिन उपभोक्ता और उत्पादन दोनों वर्गों को यहाँ पर नुकसान होता है। तो वस्तु का जो विनिमय दर होता है उसे कौन डिपेंड करता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका काम होता है। ठीक है, आई होप। चलो आप आगे देखते हैं। हम आगे है हमारा मौद्रिक नीति में ही सभी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, डिटेल से, आराम आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार ना समझे दोबारा वीडियो देखो आराम आराम से। ठीक है, मौद्रिक नीति, इसको कौन बना रहा है, आरबीआई बना रहा है हमारा। इससे क्या, आरबीआई जो है मौद्रिक नीति क्यों बना रहा है, तरलता को नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि मुद्रा की मात्रा अगर नियंत्रित रहती है तो महंगाई भी हमारी नियंत्रित रहेगी। अब इस मौद्रिक नीति में कुछ उपकरण को अपनाता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाता है आरबीआई मौद्रिक नीति बनाने में, जिससे कि तरलता कम हो सके या बढ़ सके, दोनों ही चीज़ें। ठीक, इसे मात्रात्मक उपकरण कहते हैं, गुणात्मक। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मात्रात्मक उपकरण में ही हमारा आता है CR, SLR, RR, RRR। ये सभी क्या होता है एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो अब आगे। ठीक है, पहला आ गया हमारा RR, जिससे हम कहते हैं रेपो रेट। क्या होता है रेपो रेट, देखो रेपो रेट क्या होता है कि कोई बैंक है, ठीक है, वह बैंक कम अवधि के लिए, कम अवधि से मतलब कितना दिन, 1 से 14 दिन के लिए जिस ब्याज दर पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है वह ब्याज दर क्या कहलाता है, रेपो रेट। यानी कि रेपो, कोई बैंक है ए, ठीक है, कोई बैंक है ए, अब ये बैंक जो है ये आरबीआई से पैसा लेता है। ठीक है, आरबीआई से अगर ये पैसा ले रहा है तो वो जितना परसेंट इसको ब्याज देना पड़ रहा है आरबीआई को, तो वह कहलाता है हमारा रेपो रेट। और ये कब, ये 1 से 14 दिन के लिए ही होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, 1 से 14 दिन के लिए। ठीक है, हाँ देखो बैंक है, यह गया आरबीआई के पास, आरबीआई से पैसा लेने के लिए, इसके बदले में ब्याज दर दिया, यही ब्याज दर शॉर्ट टाइम के लिए जो दे देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे रेपो रेट कहते हैं, RR कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रतिभूति होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, उसे गिरवी रखा जाता है एज ए एविडेंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे की वीडियो हम देखते हैं कैसा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे की वीडियो में हम RRR, CRR, SLR को